एक मोनोपोली बिजनेस का दूसरा फीचर है नेटवर्क इफेक्ट्स। नेटवर्क इफेक्ट्स एक प्रोडक्ट को और भी ज्यादा यूजफुल बनाते हैं जैसे जैसे और ज्यादा लोग उसे यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारे सारे दोस्त फेसबुक पर हैं तो ये बिल्कुल सेंस बनाता है कि तुम भी फेसबुक ज्वाइन कर लो, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे सारे दोस्त फेसबुक चला रहे हैं। पर अगर तुम फेसबुक की जगह कोई और सोशल नेटवर्क यूज करना चूज करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम अपने सारे दोस्तों से अलग हो जाओगे एंड मे बी कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें पागल बुलाने लगे। नेटवर्क इफेक्ट्स बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं, पर तुम नेटवर्क इफेक्ट्स का तब तक फायदा नहीं उठा पाओगे जब तक कि तुम्हारा वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट तुम्हारे वेरी फर्स्ट यूजर्स के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल ना हो। सबसे इनिशियल स्टेज में जब तुम अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हो और तुम्हारे प्रोडक्ट के बहुत ही कम यूजर्स होते हैं, उस टाइम पर तुम्हारा नेटवर्क भी बहुत छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करो 1960 में एक कंपनी है ज़ानाडू, जो कि सभी कंप्यूटर्स के बीच एक टू वे कम्युनिकेशन नेटवर्क सेटअप करना चाहती है, काइंड ऑफ www की तरह, यानी वर्ल्ड वाइड वेब। इस कंपनी ज़ानाडू ने ऐसा करने में 3 डेकेड्स लगा दिए और फिर फाइनली 1990s के टाइम पर ज़ानाडू को बंद करना पड़ा, क्योंकि उस टाइम पर हर किसी के लिए वेब अवेलेबल हो गया था, यानी कि बेसिकली इंटरनेट अवेलेबल हो गया था, जो कि सारे कंप्यूटर्स के बीच एक नेटवर्क की तरह काम करता है। जो टेक्नोलॉजी ज़ानाडू बिल्ड करना चाहती थी वो सिर्फ और सिर्फ लार्ज स्केल पर ही चल सकती थी, क्योंकि वे बेसिकली एक नेटवर्क क्रिएट करना चाहते थे उस टाइम पर जितने भी कंप्यूटर्स थे उनके बीच। और इस कंपनी की यही प्रॉब्लम थी कि ये सक्सेसफुल तो हो जाती, पर ये सक्सेसफुल हो पाती सिर्फ और सिर्फ स्केल पर, यानी कि जब सारे कंप्यूटर्स एक साथ ज्वाइन होकर एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, जो कि उस टाइम पर एक कंपनी के लिए करना बहुत बड़ी बात थी। पैराडॉक्सिकली उस टाइम पर तुम नेटवर्क इफेक्ट बिजनेसेस स्टार्ट कर सकते थे, पर अगर एक्चुअल में तुम कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करते तो तुम्हें बहुत ही छोटे मार्केट से स्टार्ट करना पड़ता। फॉर एग्जांपल, मार्क जकरबर्ग ने जब फेसबुक स्टार्ट किया था तब उन्होंने फेसबुक को सिर्फ हार्वर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ही डिजाइन किया था। मार्क जकरबर्ग का गोल उस टाइम पर यह था कि वे अपने सारे के सारे क्लासमेट्स को फेसबुक पर साइन अप करवा दे, ना कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वे सब फेसबुक को यूज करें। बेसिकली फेसबुक इसलिए सक्सेसफुल हो पाया क्योंकि वो बहुत ही छोटे मार्केट के लिए बना था। बेसिकली मार्क का एम था कि उनके सारे क्लासमेट्स फेसबुक को ज्वाइन करें, एंड यही उनके लिए सक्सेस थी उस टाइम पर जब उन्होंने फेसबुक स्टार्ट करा था। एंड यही वजह है कि जितने भी सक्सेसफुल नेटवर्क बिजनेसेस होते हैं वे रेयरली ही MBA टाइप के लोगों के द्वारा स्टार्ट करे जाते हैं, क्योंकि ऐसे नेटवर्क बिजनेसेस का इनिशियल मार्केट स्टार्टिंग में इतना ज्यादा छोटा होता है कि हम सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पर कोई बिजनेस क्रिएट भी करा जा सकता है। तो ये था मोनोपोली का दूसरा फीचर, नेटवर्क इफेक्ट्स। इसका बेसिकली मतलब है कि एक मोनोपोली बिजनेस जैसे जैसे स्केल करता है, जैसे जैसे उसका नेटवर्क बिल्ड होता है और उसका नेटवर्क बड़ा होता है, वो और ज्यादा यूजफुल होता जाता है अपने यूजर्स के लिए, और फिर फाइनली वो एक मोनोपोली बन जाता है। एक मोनोपोली बिजनेस का तीसरा फीचर है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एक मोनोपोली बिजनेस जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे वो और ज्यादा स्केल करता है, जैसे जैसे वो और ज्यादा एक्सपैंड करता है, वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। क्योंकि एक मोनोपोली बिजनेस की जितनी भी फिक्स्ड कॉस्ट हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग कॉस्ट, मैनेजमेंट कॉस्ट या फिर ऑफिस स्पेस का रेंट, जैसे जैसे एक कंपनी या फिर एक बिजनेस बड़ा होता चला जाता है वैसे वैसे ही ये सारी फिक्स्ड कॉस्ट कम होती चली जाती हैं, एंड इसे ही इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। स्पेशली जितने भी सॉफ्टवेयर स्टार्टअप्स होते हैं वे तो और भी ज्यादा इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा उठाते हैं, क्योंकि इन सभी सॉफ्टवेयर स्टार्टअप्स के लिए एक और प्रोडक्ट बनाने की, एक और प्रोडक्ट क्रिएट करने की या बिल्ड करने की जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्लोज टू जीरो है, वो लिटरली जीरो है। तो बेसिकली इनकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो कि बहुत लिमिटेड एडवांटेज ही गेन कर पाते हैं जब वे एक्सपैंड करते हैं, जब वे स्केल करते हैं। स्पेशली जितने भी सर्विस बिजनेस हैं उन्हें मोनोपोली बनाना बहुत मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम एक योगा स्टूडियो ऑन करते हो, तुम लोगों को योगा सिखाते हो, बेसिकली तुम लोगों को योगा सिखाने की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, अगर तुम ऑनलाइन नहीं जाते हो और सिर्फ ऑफलाइन ही ऑपरेट करते हो, तो तुम बस एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्लाइंट्स को ही एक टाइम में सर्व कर पाओगे। हाँ, बिल्कुल तुम और टीचर्स को हायर कर सकते हो और दूसरी लोकेशंस पर एक्सपैंड कर सकते हो, पर तब भी तुम्हारा मार्जिन बहुत कम रहेगा। तुम कभी भी एक ऐसे पॉइंट पर नहीं पहुंच पाओगे जब एक टैलेंटेड ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब सारे तुम्हारे टीम के टैलेंटेड टीचर्स जो कि योगा सिखाते हैं, वे एक टाइम पर मिलियंस ऑफ लोगों को योगा सिखा रहे हों, वे एक टाइम पर मिलियंस ऑफ लोगों को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हों, जो कि सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और सारे सॉफ्टवेयर स्टार्टअप्स कर पाते हैं। एंड यही वजह है कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज बहुत तेजी से ग्रो करती हैं और वे मोनोपोली बन जाती हैं। एक
एक अच्छा स्टार्टअप, एक अच्छा बिजनेस तब कहलाएगा जब अगर उसके पहले डिजाइन में, उसके पहले प्रोडक्ट में स्केल करने का, एक्सपैंड करने का बहुत ज्यादा पोटेंशियल हो। आज ट्विटर या फिर एक्स के पास 650 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं और 300 मिलियन डेली एक्टिव यूजर्स हैं। एंड ट्विटर को और ज्यादा यूजर्स एक्वायर करने के लिए कोई भी कस्टमाइज फीचर या कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। एंड ऐसा कोई रीजन नहीं है कि ट्विटर कभी ग्रो करना बंद करेगा। इट विल कीप ग्रोइंग फॉरएवर एट अ सर्टेन रेट। एक मोनोपोली बिजनेस का फोर्थ फीचर है ब्रांडिंग। बाय डेफिनेशन हर एक कंपनी की मोनोपोली होती है उसकी खुद की ब्रांड पर। तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड क्रिएट करना एक बहुत ही पावरफुल तरीका है एक स्ट्रॉन्ग मोनोपोली बिजनेस क्रिएट करने का। आज की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक ब्रांड है एप्पल। एप्पल के सारे प्रोडक्ट्स के अट्रैक्टिव लुक्स और एप्पल अपने सारे प्रोडक्ट्स के लिए जो भी मटेरियल यूज करता है, एप्पल स्टोर्स का स्लीक मिनिमलिस्ट डिजाइन और कंज्यूमर एक्सपीरियंस पर बहुत ही क्लोज कंट्रोल और इसकी प्राइस पोजीशनिंग एज अ प्रीमियम ब्रांड और स्टीव जॉब्स का पर्सनल करिश्मा, ये सभी चीजें मिलकर एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट करती हैं कि एप्पल ऐसे प्रोडक्ट बनाता है जो कि दूसरों से बहुत अलग हैं, दूसरों से बहुत बेटर हैं। एप्पल ने अपने सारे प्रोडक्ट्स की खुद की एक अलग कैटेगरी क्रिएट कर रखी है। बहुत सारी कंपनीज ने एप्पल की सक्सेस से सीखने का ट्राई किया और उसे कॉपी करने का ट्राई किया। पेड एडवर्टाइजिंग, ब्रांडेड स्टोर्स, लग्जूरियस मटेरियल्स, प्लेफुल कीनोट स्पीचेस, हाई प्राइसेस और मिनिमलिस्ट डिजाइन्स, ये सभी चीजें दूसरी कंपनीज ने एप्पल से कॉपी करने का ट्राई किया। पर अगर कोई भी कंपनी ये सभी चीजें करती है, वे एप्पल के फीचर्स को, एप्पल के ऑपरेशंस को, एप्पल की मार्केटिंग और ब्रांडिंग को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो ये बिल्कुल इस तरह होगा कि जैसे मानो हम ऊपर से सरफेस को पॉलिश कर रहे हों विदाउट अ स्ट्रॉन्ग अंडरलाइंग सब्सटेंस। मतलब अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि बाहर से कोई इंसान कितना सुंदर है, जब तक कि उसके अंदर का सब्सटेंस, जब तक कि उसका खुद का कैरेक्टर, उसकी पर्सनैलिटी ये नेक्स्ट लेवल ना हो, जब तक कि उसके अंदर कोई वैल्यूएबल स्किल ना हो, तब तक वो बस ऊपर से चाहे कितना भी अपनी सरफेस को पॉलिश कर ले पर उसकी वैल्यू नहीं की जाएगी। एप्पल के पास बहुत सारी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजीज हैं, सॉफ्टवेयर में भी और हार्डवेयर में भी। हार्डवेयर की बात करूं तो एप्पल अपने सारे प्रोडक्ट्स में बहुत ही केयरफुली मटेरियल्स को चूज करता है और उन्हें सेलेक्ट करता है। बेसिकली एप्पल बहुत ही सुपीरियर टच स्क्रीन मटेरियल्स यूज करता है। और अगर सॉफ्टवेयर की बात करूं तो इसके स्पेसिफिक मटेरियल्स की ही तरह इसका टच स्क्रीन इंटरफेस पर्पसली डिजाइंड है। और एप्पल अपने सारे प्रोडक्ट्स को एक बहुत ही लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चर करता है, इसीलिए एप्पल जो भी मटेरियल्स खरीदता है ये उनकी प्राइस को डोमिनेट करता है और ये अपने कंटेंट इकोसिस्टम से बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इफेक्ट्स एंजॉय करता है। हजारों डेवलपर्स एप्पल डिवाइसेस के लिए सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ यूजर्स उसे यूज करते हैं और ये सारे यूजर्स इसलिए प्लेटफॉर्म पर टिकते हैं क्योंकि सारे के सारे एप्स वहीं पर हैं। यानी कि एप्पल के पास इतनी सारी मोनोपोलिस्टिक एडवांटेजेस हैं, पर फिर भी एप्पल का स्पार्कलिंग ब्रांड इन सभी फैक्टर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और एप्पल की स्ट्रॉन्ग ब्रांड ही उसकी सक्सेस का रीजन है। तो ये सब चीजें एप्पल की मोनोपोली की फंडामेंटल्स है जो कि एप्पल को एक मोनोपोली बनाते हैं। अगर तुम अपना सब्सटेंस क्रिएट किए बिना डायरेक्टली ब्रांड क्रिएट करने जाते हो तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस होगा। मतलब बेसिकली पहले तुम्हें अपने अंदर या फिर बेसिकली एक कंपनी को अपनी वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे कि एप्पल में इतनी ज्यादा वैल्यू है जो कि उसकी इनोवेशन, उसकी क्रिएशन, उसके प्रोडक्ट्स, उसकी मार्केटिंग, ये सब एप्पल का सब्सटेंस है। और उसके बाद वो मार्केटिंग करता है, उसके बाद वो अपनी ब्रांडिंग करता है। तो सबसे पहले अपना सब्सटेंस क्रिएट करो, सबसे पहले अपनी कंपनी का सब्सटेंस क्रिएट करो, उसकी वैल्यू क्रिएट करो और उसके बाद ब्रांड बिल्ड करो एंड नॉट द अदर वे अराउंड। 2012 में जब मरीसा मेयर याहू की सीईओ बनी थी, तब उन्होंने याहू को, जो कि एक टाइम पर एक बहुत बड़ा इंटरनेट जाइंट हुआ करता था, उसे दोबारा से रिवाइव करने पर काम करना स्टार्ट कर दिया। मरीसा मेयर ने एक ही ट्वीट में याहू का पूरा फ्यूचर प्लान समराइज कर दिया, जो कि था पीपल, देन प्रोडक्ट्स, देन ट्रैफिक एंड देन रेवेन्यू। और लोग याहू को दोबारा से यूज करना स्टार्ट करेंगे याहू की कूलनेस के लिए, वो कूलनेस जो कि याहू का लोगो बहुत अच्छी तरीके से दिखाता है। फिर याहू ने अपनी यूथफुलनेस को बढ़ाने के लिए उस टाइम के हॉट स्टार्टअप्स को एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि टम्बलर। और याहू ने मरीसा मेयर की स्टार पावर से दोबारा से मीडिया की अटेंशन ग्रैब करना स्टार्ट करा। पर उस टाइम पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि याहू क्या प्रोडक्ट क्रिएट करेगा। तुम्हें पता होगा कि स्टीव जॉब्स को उनकी खुद की कंपनी से निकाल दिया गया था और फिर
आज जब 12 साल स्टीव जॉब्स दोबारा से एप्पल में आए, तब ना सिर्फ उन्होंने एप्पल को एक कूल प्लेस टू वर्क बनाया, पर उन्होंने बहुत सारे यूजलेस प्रोडक्ट्स को, बहुत सारी प्रोडक्ट लाइंस को बिल्कुल खत्म कर दिया, जिससे कि वे बिल्कुल फोकस कर सके फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज पर और उन्हें एटलीस्ट 10 टाइम इंप्रूव कर सके, जो कि एप्पल ने स्टीव जॉब्स के अंडर करा भी, और वे ऐसा करने में पूरी तरीके से कामयाब रहे। इसीलिए एप्पल आज जो है ये स्टीव जॉब्स की देन ही है। कोई भी टेक्नोलॉजी कंपनी सिर्फ और सिर्फ ब्रांडिंग के बलबूते पर स्टार्ट नहीं करी जा सकती। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये 4 फीचर थे एक मोनोपोली के। अगर ये वीडियो आपको वैल्यू मिलेगी तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड इस वीडियो को लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।